अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो बड़ा सिंपल सा है। आपने एफएससी लेवल पे भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी। एसिड बेस का कंसेप्ट है कि कैसे एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, पीएच क्या होती है, पीके वैल्यू, केए वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट और बफर सॉल्यूशन। इनके बारे में एक जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करना कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो तीन आपको पता है पुराने कंसेप्ट से, आर्हीनियस का, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और ल्यूइस। इनमें जो सबसे पॉपुलर और जो सबसे ज़्यादा जिसको आजकल मतलब काफ़ी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीज़ों को कवर किया वो ल्यूइस कंसेप्ट ही है। और ये ल्यूइस कंसेप्ट उसी बेस पे है जो आपने अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ी है, वही उसमें है। इलेक्ट्रॉन लेना या देना, उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं एसिड और बेस को। इसी तरीके से ये जो पुराना कंसेप्ट था आर्हीनियस का, 1884 में, 1884 में ये कंसेप्ट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था जो एच आयन डोनर है, ये जो एच लिखा हुआ है, कि अगर कोई एसिड उसको कहेंगे जो पानी के अंदर एच आयन रिलीज कर देगा, यानी कि जब उसको पानी के अंदर हल करेंगे, जैसे आपने HCl हल किया, पानी के अंदर डाला, तो बेशक H2O लिख दें तो वो H3O पॉजिटिव लिख दें वो भी ठीक है। H प्लस, ये एक उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, केटाइन, और एक उसका एनाइन बनता है। तो ये जो एनाइन है इसकी बेस पे हम उसको इसको हम इसके बेस पे हम इसका नाम रखते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एसिड के नाम कैसे रखते हैं। तो ये जो एच आइन है इसकी बेस पे हमने ये कहा कि ये एसिड है। इसी तरीके से जो OH आयन पानी के अंदर है जिसमें NaOH है, तो वो हम कहते हैं कि वो बेस है। तो ये दो कंसेप्ट थे एसिड और बेस का, कि एसिड कहते हैं जो पानी के अंदर जिसको हल करें तो H आयन दे दे, और बेस वो चीज होती है जो पानी के अंदर हल करें तो OH आयन दे दे। अब आगे जाके हमें प्रॉब्लम आया कि बहुत से एसिड ऐसे थे जो बेस थे उसके अंदर OH नहीं था, तो फिर किस बेस पे हम डिसाइड करें। तो फिर ये अगली थ्योरी आई ब्रॉन्स्टेड लॉरी की। इन्होंने बताया, मतलब इसका ये भी ताल्लुक नहीं है कि OH की वजह से थ्योरी आई, मतलब वैसे ही उन्होंने ना OH की सिस्टम ही खत्म कर दिया। ये दो साइंटिस्ट थे, एक ब्रॉन्स्टेड और एक लॉरी। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड अ ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इन्होंने अपने अपने तौर पे बताया। इनकी थ्योरी ये थी कि एसिड जो है वो पानी के अंदर H आयन देता है, वो तो यही होगा जो ऊपर था। इन्होंने ये कहा था कि H आयन रिलीज होते हैं पानी में। इन्होंने ये कहा कि जो प्रोटॉन देता है H आयन जो है वो H पॉजिटिव, आपको मैंने पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पीछे सिर्फ प्रोटॉन ही बचता है। तो हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं H आयन, या H पॉजिटिव आयन, या हाइड्रोनियम आयन, इसको कोई भी लफ्ज दिया जा सकता है, एक ही बात है। तो अगर H पॉजिटिव लिखा हो तो इसका मतलब यही होता है कि ये प्रोटॉन है। ऊपर भी यही है कि जो पानी के अंदर H आयन रिलीज करता है, वो भी मतलब वही है कि पानी के अंदर जो प्रोटॉन देता है। लेकिन आर्हीनियस ने प्रोटॉन का लफ्ज यूज नहीं किया, उसने रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन, और रिलीज ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ये हाइड्रोक्सल आयन है या हाइड्रोनियम आयन है, इनको पानी के अंदर दिया तो ये उसने कहा। इसी तरीके से ब्रॉन्स्टन लॉरी ने ये कहा कि जो पानी के अंदर प्रोटॉन को डोनेट कर दे, ठीक है, जो मतलब पानी को किसी भी दैट कैन डोनेट, मतलब ये सॉरी पानी नहीं, यहाँ पे किसी को भी अगर H आयन को डोनेट कर सकता है, यानी कि उस मॉलिक्यूल के अंदर इतनी कंसिडर कर लें एक ही बात। इसी तरीके से नीचे अगर आप देखें, जी क्या कह रहे हैं, कुछ बोला आपने?
अपने आप माइक बंद रखा करें, और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि क्वेश्चन करना होता तो हैंड रेज किया करें, ताकि मैं वीडियो को रोक के आपको फिर बाद में बताया करूं। बीच में जो आप एकदम से माइक ऑन करते हैं ये सही नहीं होता। अच्छा जी, तो HCl और H2O गैस, ये जो एक एग्जांपल है, इसमें अगर आप देखें तो ये HCl और H2O है। इसके अंदर अगर आप देखें तो HCl ने H प्रोटॉन डोनेट कर दिया वाटर को, तो ये H3O पॉजिटिव, यानी कि 3 H लगे और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और कैसे चार्ज आ गया कि ये एक लोन पेयर था, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो एक लोन पेयर ये H पॉजिटिव जो इसमें जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, सिर्फ एक प्रोटॉन ही था H का, वो उसके साथ मिल गया, ये वाला H। ये रेड कलर में लहदा लिखा हुआ ताकि आपको पता चल जाए, ये जो बॉन्ड है ये पूरे का पूरा लोन पेयर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ये जो बॉन्ड होता है, ये आपको मिला यहाँ से, ऑक्सीजन नहीं इसको स्पॉन्सर किया। अब पीछे जो Cl नेगेटिव है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए, इसके पास आपको पता Cl के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो चीजें हैं, यानी कितनी दफा समझाऊं, मुझे समझ नहीं आती। मीटिंग में ना इसको ऑप्शन में, चले मैं बाद में करता हूँ, उस टाइम मीटिंग नहीं कर देना चाहिए कि जो आते ही ना कोई खुद ही माइक ऑन ही ना करे। 2 दिन रह गए अंदर मेरे पेपर में, तो मैं अब्दुल्ला संभाल लेगा बाकियों को। अब्दुल्ला संभाल लेगा बाकियों को, हम किसको संभालें फिर, अजीब ही है। लो पार्टिसिपेंट, अब कोई भी नहीं करेगा, अब सुने आप सिर्फ। अच्छा जी, अब जिसको क्वेश्चन करना है वो हैंड रेज करेगा, बाकी डिस्टर्ब ना करें क्लास को। अच्छा जी, तो ये HCl के केस में अगर आपने देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर, ये Cl नेगेटिव हो गया और HCO, तो इस केस में HCl जो है वो एसिड है, और H2O यहाँ पर बेस है। जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया वो बेस हो गया, और जिसने डोनेट किया, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा वाटर जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, इसका डुअल बिहेवियर है, एसिड के तौर पे भी काम कर सकता है और बेस के तौर पे भी। इस तरीके से आगे HCl और अमोनिया की एग्जांपल है कि HCl जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो अमोनिया जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए वो बेस है, और HCl प्रोटॉन देता है, इसलिए वो बेस है। इसमें अगर आप देखें तो एक और एग्जांपल अमोनिया की, जो तीसरी एग्जांपल है अमोनिया और वाटर की, ऊपर जो है अमोनिया और ये HCl की थी, और ये जो तीसरी एग्जांपल है ये जो लिखी हुई है इसमें अमोनिया और वाटर, अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो H2O ने उसको दे दिया। अब H2O ने जब प्रोटॉन डोनेट किया तो इसने एक्ट एज अ एसिड, और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इट इज अ बेस। ऊपर वाले केस में भी अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था, तो ये बेस है, HCl एसिड है। लेकिन HCl की जगह पे अगर वाटर भी आ जाए, ये तीसरी एग्जांपल है, तीसरा नंबर नहीं दिया हुआ लेकिन आपके सामने है, तो H2O भी हो तो फिर H2O भी एक्ट एज अ एसिड। तो ये चीजें यहाँ पर है। तो ये जो चीजें होती हैं, एक और जो कंसेप्ट है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस का है, कि जब ये चीजें रिएक्ट होती हैं, हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर जैसे ये HCl है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, ये ऊपर आपने पढ़ा था, तो अब दोबारा यहाँ पर इक्वेशन नहीं थी उसकी, ये वाली जो चीज HCl और अमोनिया, ये 2 नंबर पॉइंट जो है, तो यहाँ पर अगर आप उसकी देखें तो HCl अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो अमोनिया ने H को एक्सेप्ट किया, तो अमोनियम आयन बना एसिड, तो ये जो है बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो ये पेयर कहलाता है कि हर एक का एक पेयर होता है। इस तरह ये एसिड है, इसका ये कॉन्जुगेट बेस है। तो जो भी एसिड होता है वो जब अपना H आयन दे देता है तो वो जो पीछे बच जाता है वो उसका बेस कहलाता है, यानी कि ये एक्ट एज अ बेस, ये बेस बन गया, और ये एक्ट एज अ एसिड, ये एसिड बन गया। तो एसिड और बेस का ये पेयर, इस तरह ये एसिड और ये बेस का पेयर। तो हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। और वो किस बेस पे हमें पता चलता है कि जब उसमें से H आयन एक्सेप्ट कर लिया
तो एच आइन एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज बनी वो उसका कॉन्जुगेट होगा। इसी तरह से एच आइन डोनेट करने के बाद जो चीज बनी वो उसका पेयर कहलाता है। इसमें जो एक और चीज है वो सोचने वाली कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। इस तरीके से जितना ही स्ट्रॉन्ग वीक बेस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। इस बात का क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो पानी के अंदर कंप्लीटली जो है वो डिसोसिएट हो जाए, यानी कि एच आइन कंप्लीटली दे दे, और अगर वो डोनर है तो पूरा डोनेट कर दे एच, यानी कि जो भी एक एसिड की खूबी है वो पूरी की पूरी हो जाए, सारी की सारी। अगर HCl को मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड किस लिए कहा कि ये इसका H जो है वो सारे का सारा पानी के अंदर डोनेट कर देता है, सिर्फ Cl नेगेटिव बचता है, H पूरे का पूरा और रिएक्ट कर जाता है दूसरे के साथ। तो ये जब तो अब यहाँ पर ये फिर ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये उसका वीक बेस। अमोनिया जो है वो वीक बेस है। कैसे? कि ये इतने आसानी से H एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इसको अगर H एक्सेप्ट कर ले तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। अब ये जो है वीक बेस है और ये उसका स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरीके से आगे हम और भी एग्जांपल समझेंगे, जो अभी जस्ट आप इसको थोड़ा बहुत समझें। अब जैसे ये वीक बेस्ड है एसिटिक एसिड, ठीक है, ये कैसे पता चला एसिटिक एसिड वीक है? कि ये पानी के अंदर H आयन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो जब नहीं होता तो पीछे जो है ये CH3COO नेगेटिव चार्ज। अब हर एसिड में ना नेगेटिव और पॉजिटिव दो होते हैं, एक केटाइन होता है और एक एनाइन होता है। अब अगर आप HCl की एग्जांपल देखें तो यहाँ पर H था और Cl था, ये दो चीजें थी, टू स्पीशीज। लेकिन अगर आप एसिटिक एसिड में देखें तो यहाँ टू स्पीशीज नहीं है, CH3COO, ये इस पूरे के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और अकेले एक H के ऊपर है। तो यहाँ पर एक और भी सवाल माइंड में आता है कि CH3 में अगर H आई नहीं देना तो ये H क्यों दिया, ये क्यों नहीं दिया? ठीक है, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो दिमाग में आते हैं। इसका आप ये समझ लें कि जब आप CH3 लिखते हैं तो ये एक कार्बन के साथ ऐसे 3 H लगे होते हैं, फिर आगे बॉन्ड C, फिर आगे बॉन्ड उसके कार्बन के ऊपर होता है डबल बॉन्ड O, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर O, फिर ये नेगेटिव चार्ज और फिर H। ये जो H होता है ना, ये सिर्फ रिलीज हो सकता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच है। ये जो कार्बन के साथ 3 CH अटैच होते हैं, ये कार्बन के साथ अटैच होते हैं, और कार्बन के साथ ये जो बॉन्ड बने होते हैं ये वो नहीं होते, जिसको आप कह सकते हैं इतने में ज्यादा पोलर नहीं होते एज कंपेयर टू O और H का। O के साथ जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की बहुत कम होती है, दोनों का डिफरेंस भी होता है। तो ये पूरे का पूरा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है H से। लेकिन चूंकि मैंने बात की अभी कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ये H जो है ये भी इसके साथ लूजली जुड़ा रहता है, या दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि CH3COOH में जब H आयन पानी के अंदर रिलीज होता है तो वो दोबारा से CH3COO नेगेटिव के साथ दोबारा से जुड़ जाता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो ये क्या होना था कि ये H जो है दोबारा इसके साथ नहीं मिलना था, जैसे HCl के केस में। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों था कि HCl से अलग हो गया, अब H दोबारा Cl के साथ अटैच नहीं होगा। अब चूंकि इसके साथ अटैच नहीं होगा इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन एसिटिक एसिड के केस में CH3 से ये जो H इसमें से निकला ये इसके साथ ये नहीं है कि इस फॉर्म में रहेगा, ये इसके साथ दोबारा अटैच हो सकता है, इस वजह से ये वीक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। अच्छा, एक और बात भी, अगर इसको एक इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो मतलब इसने H आयन जब इसमें से निकला तो ये फिर जो नेगेटिव चार्ज था ये अगर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे फैल जाता, जैसे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शक्ल में होते हैं, यहाँ पर H को दोबारा वापस जब H दोबारा वापस क्यों आया कि उसको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नजर आ गया। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ना होता, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे डीलोकलाइज हो जाता, तो फिर ये स्ट्रांग हो जाना था किस सेंस में कि यहाँ पर H दोबारा इससे मिलने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ती, उसको नेगेटिव, उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन रिच एरिया या नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी मिलती ही ना।
लेकिन इस केस में यहाँ पे सारे का सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है, मुकीम है इसी जगह पे, पीछे नहीं गया। पीछे कैसे जाना था, अगर पीछे पूरे के ऊपर कैसे घूमना था, अगर पीछे को इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम हम अटैच किया होता तो उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना था, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल ही ना होते। लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ पर अवेलेबल है, लोकलाइज्ड है। अगर डीलोकलाइज हो जाते वो कैसे होने थे, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अगर CH3 में एक H की जगह पे मैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर एग्जांपल फ्लोरीन लगा दूँ, फ्लोराइड F या Cl, जैसे फ्लोराइड की 4 है उसमें, तो ये उस साइड पे पीरियोडिक टेबल की एक कॉर्नर पे अगर राइट साइड के टॉप पे देखें तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर मैं Cl लगा दूंगा तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाते, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाता। अब H जब वापस आना चाहेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलने ही नहीं थे यहाँ पे, तो वो नहीं मिल सकता था। नहीं मिल सकता था तो फिर HCl वाले ही काम हो जाना था। इसमें भी Cl को H नहीं मिला वापस आने के लिए, या H को दोबारा Cl नहीं मिला। तो ये चीज होती है कि हम वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी कि इसके साथ को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जोड़ देंगे। अब जैसे अगर 2 Cl लगा दूं, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तीनों Cl H की जगह पे 3 Cl लग जाए तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब ये एक उसका कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड का, और इनके कॉन्जुगेट पेयर का। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये मैंने पानी की एग्जांपल दी थी, a strong acid has a weak conjugate base and a strong base has a weak conjugate acid। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग चीज होगी तो दूसरी वीक होगी। अगर वीक बेस है तो उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड होगा, और इसी तरीके से अगर वीक एसिड है तो उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा, उल्टा वाइस वर्सा जिसको हम कहते हैं। इस तरह से एम्फीप्रोटिक ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के तौर पे एक्ट कर सके, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी वाटर की। अगर इस केस में देखें H2O के HCl के साथ रिएक्शन है तो इसमें ये बेस है, क्यों है कि H ने पूरा इसको डोनेट कर दिया, अब इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये बेस हो गया। उसमें इसने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये बेस है, और इसने डोनेट किया इसलिए ये एसिड है। लेकिन इनका जो कॉन्जुगेट पेयर है वो उल्टा होगा, एसिड का बेस, बेस का एसिड। ठीक है, रट्टा लगाए बगैर भी आपको पता चल सकता है। और ये वीक है और ये कंपैरेटिवली इससे स्ट्रांग होगा। ठीक है, सॉरी ये कंपैरेटिवली इससे, ठीक है। और इस तरीके से ये जो है HCl है, ये स्ट्रांग है तो ये कंपैरेटिवली इससे वीक होगा। तो ये चीजें हैं जो हमने देखनी। इसी तरीके से ऊपर आपने देखा वाटर ने एक्ट एज अ बेस, अब नीचे वाले एग्जांपल में वाटर एक्ट एज अ बेस। तो इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो ये दोनों तरह से काम कर सकता है वाटर। इस तरीके से हमारे पास लेयर्स का कंसेप्ट है, जो मैंने आपको बताया कि जो ज्यादा है, ये जो आपने अभी पीछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है उसकी बेस पे ही हम इसमें बात करते हैं कि लेयर्स कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, कि ये क्या था कि एसिड ऐसी चीज को कहा जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर को पूरा जिसने एक्सेप्ट किया वो एसिड है, और जिसने डोनेट कर दिए वो बेस है। यानी कि इसने H, वो पहले कंसेप्ट में तो H और OH का चक्कर था, दूसरे कंसेप्ट में प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर का चक्कर था। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कंसेप्ट दे दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो आपका एसिड है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो आपका बेस है। ये एग्जांपल है कि ल्यूइस एसिड कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ये इसके पास लोन पेयर था, नेगेटिव चार्ज था तो इसने दे दिया। इसका हमें ये फायदा हुआ कि बहुत से ऐसे एसिड और बेस जिनके पास H नहीं था या OH नहीं था, तो अब एक के पास H नहीं है तो वो H डोनेट ही नहीं कर सकता, तो हम उसको क्या कहेंगे, तो हम मतलब यहाँ पर थ्योरियां ऊपर वाली फेल हो जाती हैं। तो इस बेस पे अगर बात करें तो ये लिस्ट बेस जिसने डोनेट, अब इसके बाद H तो नहीं है लेकिन, तो ये क्या होगा, बेस। लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर वो आगे शिफ्ट कर सकता है तो वो बेस है। और जो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा, जो केटाइन होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या जो अपना एक्सेप्ट कर सकता हुआ, दोनों सूरतों में वो एसिड होगा। इस तरीके से जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच
स्पीशी या जो डोनेट करने की सलाहियत रखता है वो आपका बेस कहलाएगा। तो ये यहाँ पर कंसेप्ट है इसका एसिड और बेस का। इस तरह से यूलियस एसिड बेस में यहाँ पर देखें तो ये ऊपर भी आपने एग्जांपल देखी जिसमें वाटर और अमोनिया का रिएक्शन था। अमोनिया ने जो है इसने H2O में से H जो है वो ले लिया था, तो NH4 पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब अगर हम इस लियस के कंसेप्ट पे देखें तो अगेन वहां पर भी ये बेस था, अब भी ये बेस ही है। कैसे? इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये लोन पेयर था इसके पास, अमोनिया के पास, तो ये डोनेट कर सकता है, इसलिए ये बेस है। ऊपर वाले कंसेप्ट में ये बेस कैसे था कि ये H एक्सेप्टर था, कि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था। और लियस के कंसेप्ट में ये बेस कैसे है कि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो रहा ये बेस ही, यानी कि थ्योरियों में ये नहीं है कि एक थ्योरी में कोई एसिड है तो अगली थ्योरी में वो बेस बन गया, ऐसा नहीं हुआ। फर्क क्या पड़ा? सिर्फ आपका कंसेप्ट चेंज किया कि अब आप इलेक्ट्रॉन की बेस पे सोचें, ना कि आप प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन की बेस पे अपना डिसीजन लें। इसी तरीके से H और OH की बात है, यहाँ पर भी H को इन्होंने क्या किया, लियस एसिड है कि H एक्सेप्ट करता है, ये डोनेट करता है। तो इस तरीके से हम हर चीजों का इस तरह BF3 और अमोनिया का कंसेप्ट है। BF3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये NF3 है, ये मतलब इन्होंने NH3 भी लिख सकते थे, उसका NH उसके साथ भी रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर जो डोनेट किया इस वजह से ये बेस है। इस तरह से हाइड्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम का मतलब है कि एल्यूमिनियम जो है वो पानी कितना उठा सकता है। एल्यूमिनियम जो है वो किसी चीज की हम कहें ना हाइड्रेशन, इसका मतलब है कि वाटर के साथ रिएक्शन है, ये वाटर इनटेक है। एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, आप देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ से पूरी हुई? लोन पेयर से। ये पानी के ऊपर जो लोन पेयर हैं ये इसके साथ जुड़ गए, ठीक है। तो अब ये वाटर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब ये बेस है और ये एसिड है, ये एसिड और ये बेस। तो इस वजह से ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं कि ये लिगेंड फॉर्मेशन है। इसमें वाटर 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 6 साइडों पे वाटर, यानी कि एक प्लेन के साथ ये इनका आपस में अपना ये 6 के 6 का आपस में 90 का एंगल है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है इसका, इस तरह से एल्यूमिनियम का। इसको हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम कहते हैं। तो वाटर के बारे में आपको बता दिया कि ये दोनों तरह से रिएक्ट कर सकता है। इस तरीके से ये वाटर का आप देख सकते हैं कि अगर ऑटो रिएक्ट करे तो खुद ही पानी और पानी भी एक दूसरे के साथ मिलके एक एसिड बन गया, एक बेस बन गया। वही जिसको कहते हैं आप ही खेलते रहो। तो इस तरह से भी खेलते रहते हैं, कभी बन गए, कभी एसिड बेस बन गए, कभी वैसे रह गई। तो कोई ना कोई शरारतें चलती रहती हैं इनकी। इस तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस का मतलब क्या है कि इसके अंदर भी अगर आप देखें तो वही जो मैंने अभी ऊपर बात किया कि कंजुगेट एसिड और बेस का जो कंसेप्ट है। एक और जो चीज है वो देखने वाली है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka क्या होता है। इसका ये मतलब है इसकी बेस पे हमें पता चलता है कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने HCl की बात की, अगर यहाँ पर H, ये A कोई भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर HCl हो, HCl जो है, आपको ये आप थोड़ा सा अगर एफएससी को रिवाइज करें, जिन्होंने एफएससी नहीं पढ़ी मैं उनको बता देता हूँ कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो ये एक जो साइन होता है ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है। ये दो तरह से है कि ये पूरे का पूरा इधर भी कन्वर्ट हो सकता है और ये इधर भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये हाफ एरो हो तो इसका ये मतलब है कि कुछ चीजें ये बन गई, कुछ ये वापस बन के एक जगह पे आके ये इक्विलिब्रियम बन गया। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना वो तो सारे का सारा उसका H जो है ये बन जाएगा। तो ये 100% रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा ये, बल्कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इरिवर्सिबल ऐसे रिएक्शन जो रिवर्स नहीं हो सकते। लेकिन जो वीक एसिड होगा, जो कि सारे का सारा डिसोसिएट नहीं होता, बल्कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एसिड बच जाता है, यानी कि ये सारे का सारा नेगेटिव नहीं बनता, तो ये एक जगह पे आके ये रुक जाते हैं। यानी कि कितना डिसोसिएट हो सकता है? थोड़ा सा, थोड़ा सा होगा या ज्यादा। तो वीक एसिड जब होता है तो तब ये फिर एक डिसोसिएशन कांस्टेंट की बेस पे हमें पता चलता है कि कोई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। अब कोई भी जैसे हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं, KC निकालते हैं, तो वो हम देखते हैं कि किस चीज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है कि कहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम हो रहा है।
इक्विलिब्रियम मीन एक तवाज़न पैदा हो रहा है। हम दो चीज़ों को मिला के तीसरी या चौथी चीज़ बनाते हैं। हमने दो चीज़ों को मिक्स किया, कुछ और बन गया। अब वो जो चीज़ बन गई है, हम एक जगह पे आके वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है कि भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब अगर हमने उससे ज्यादा इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना हो तो हम या तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ताकि इधर ज्यादा बने वो, दूसरा ये हम टेम्परेचर राइज कर देते हैं, तीसरा हमको कैटलिस्ट डाल देते हैं। बहुत से तरीके इस चीज को इधर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम एक रेगुलर सिस्टम एसिड का है, पानी के अंदर डाला तो वो टूट गया कुछ और कुछ रह गया, ठीक है, ये कुछ रह गया। तो अगर ये कुछ रह गया है, ठीक है, तो तब ये फिर एच ए, जैसे ये मैंने टूटा तो एच ए प्लस वाटर। अब वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल है, सॉल्वेंट है, उसको हम मोस्टली नहीं लिखते इन दैट सेंस के वो प्योर लिक्विड है। मतलब उसके अंदर जैसे आप ये समझ लें कि समंदर है, तो समंदर से अगर चंद कतरे पानी के यूज भी हो जाए तो समंदर पे इतना खास फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जो एसिड या दूसरा उनके तो एच खत्म हो जाएंगे, इसका वाटर के H2O तो खत्म नहीं होने वाला है ना मालिक्यूल के साथ, तो हम इसलिए यहाँ पर नहीं लिखते। ये के कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर प्रोडक्ट पे देखें तो एच ए पानी के साथ टूटा, दूसरी साइड पे एच और ए बना। अब अगर हम एच और ए को लिख लिया, ये जो बड़ी ब्रैकेटें होती हैं ये जाहिर करती हैं कंसंट्रेशन को कि ये मोलर कंसंट्रेशन है, ये इसके कितने मोल बने, हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं। और ये रिएक्टेंट के कितने मोल थे जो टूट के ये बना। वाटर हमने यहाँ पर नहीं लिखा, हालांकि वो भी रिएक्टेंट में है, उसी में ये टूटा है। एच ए वैसे तो नहीं टूटा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एच भी लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी के साथ मिलके H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव अकेला भी लिखा जा सकता है। ये डिफरेंट तरीके हैं लिखने के। EQ मीन उसका जो है ना इक्विवेलेंट, और मतलब जहां पर इसका इक्विलिब्रियम आ गया उस मौके के ऊपर ये कितनी कंसंट्रेशन थी, इसकी कितनी कंसंट्रेशन थी और इसकी कितनी कंसंट्रेशन, इन सब को अगर हम आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकल आती है। डिसोसिएशन ऑफ एसिड, और इसी तरीके से अगर डिसोसिएशन ऑफ बेस निकालना होता तो के बी, वो फिर बेस का बी कहलाता है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन आपने एफएससी में अगर याद हो तो ये वहां पर इसी तरह की बातें थी। तो के ए क्या है, इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इन डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड। डिल्यूट सॉल्यूशन कह ले एसिड का या वीक एसिड कह ले, एक ही बात है। डिल्यूट सॉल्यूशन में भी एच थोड़ा सा निकलेगा क्योंकि हो गई थोड़ा सा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का डिल्यूट सॉल्यूशन हो वो भी ज़ाहिर है कि थोड़ा सा ही एच आई निकलेंगे। या अगर एक ज्यादा कंसंट्रेशन भी है लेकिन अगर वीक एसिड है तब भी एच थोड़े ही होंगे, यानी कि अगर एच कम हो ऐसा सोल्यूशन। we note that the concentration of liquid water remains essentially constant, तो उसमें H2O की concentration पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। therefore the term include in the equilibrium expression, फिर हम उसको इस तरीके से फिर उसकी different equilibrium की equation हम लिख लेते हैं इस तरीके से जैसे उसका था। इस तरीके से बेस का भी डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, बेस का पानी के साथ सेम उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर के ए निकाला था इस तरह से हम के बी भी निकाल लेते हैं। पीएच क्या है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, ये बेस 10 वाला जो लॉग है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन की हम बेस पे अगर उसका नेगेटिव लॉग ले तो वो पीएच कहलाता है। और ये पीएच स्केल से हमें पता चलता है कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या कोई एसिड कितना वीक है। ये 1 से 14 तक का ग्राफ है जो हम मोस्टली लेते हैं। 0 भी होता है, 0 से भी नीचे खैर हो जाती है, अब तो काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन इसकी आ गई है जो कि पॉइंटों में भी वैल्यू इसकी निकल आती है। तो इसको हम कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर भी अब आ गए हैं, मतलब काफी हद तक अच्छी अब इनोवेशन आ गई है, चीजों का हमें पता चल जाता है। तो 7 जो है पीएच वो हम कहते हैं वाटर की है, न्यूट्रल पीएच कहते हैं। 7 से नीचे एसिडिक, और जितना नीचे होता जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इस तरीके से जब मतलब 1 के करीब है या अगर 0 शो हो रही है तो वो मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरीके से 14 अगर शो हो रही है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर 7 है, 7 के करीब करीब है तो वो वीक है। तो इस तरीके से जो भी साइड पे 7 से नीचे 6 हो या 7 से ऊपर 8 हो, तो 7 के करीब करीब जो भी चीज होगी वो वीक होगी।
ठीक है, तो ये पीएच स्केल की बेस पे हम चीज़ों को चेक करते हैं कि उनका हमने हिसाब लगाना होता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो ऑल सॉल्यूशन पीएच लेस देन 7 आर एसिडिक एंड दोज विद पीएच ग्रेटर देन 7 आर बेसिक। तो जितनी ज्यादा पीएच कम होगी उतनी ज्यादा एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और उतना ही क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है जो ज्यादा एच आयन जिसमें से निकलेंगे, तो उसकी बेस पे फिर उतनी ही ज्यादा पीएच कम होगी, क्योंकि माइनस लॉग है बेस 10 का। तो ये उसके बारे में बताया हुआ है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर को KW का है। KW एसिड और बेस नहीं, अगर वाटर टूटे तो वो एच आयन और OH आयन में टूटेगा, तो हम उसको KW से जाहिर करते हैं। तो ये pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ बेस 10। एक LN होता है जो नेचुरल लॉग है जिसका बेस E होता है। ठीक है, E जो है वो नेचुरल लॉग है, ये बेस 10 है। वो एप्सिलॉन की उसकी एक वैल्यू होती है, वो भी शायद आपने पढ़ा हो या आप पढ़ लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस लॉग लेते हैं, और कुछ लॉग की वैल्यू आप याद भी रख सकते हैं अगर आपको याद रहे। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H या OH। अगर pH कैलकुलेट करें तो एसिड POH भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ OH, या इस तरीके से एच आयन की कंसंट्रेशन। अगर लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इक्वेशन को हल करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस लॉग ऑफ एच, या एच इधर रह जाए तो ये जो माइनस लॉग दूसरी तरफ जब जाता है तो वो 10⁻⁻ पीएच में चला जाता है। ये सिंपल मैथ के रूल है। अगर आपने एफएससी में मैथ पढ़ा है तो आपको आता होगा, वरना आप अभी देख लेंगे तो सिंपल लॉग के कुछ फार्मूलाज हैं। ये मतलब कोई इसके पीछे जो साइंटिफिक थ्योरी है वो और है मैथ की, इसमें केमिस्ट्री कोई नहीं है। ठीक है, इस तरह पीएच और पीओएच इक्वल टू 14। वे वाटर अगर टूटे 1 × 10⁻⁻14 है। OH और H3O, यहाँ H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ऑटो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जो ऊपर आपने इक्वेशन पढ़ी थी कि खुद ही वाटर टूट जाए एसिड और बेस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये देखें एसिड और बेस में कन्वर्ट हो गया, आपस में ही रिएक्शन कर गया एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, तो ऑटो आयनाइज हो गया। या ऑटो आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, वो फिर 10⁻⁻14 निकलती है। द रिलेशन बिटवीन H, OH एंड pH जो है ये सिंपल ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये कितनी ऐसे अगर अगर pH जो है आपकी 1 के करीब है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इंक्रीजिंग एसिडिटी है, उसकी एसिडिटी ज्यादा है, और इस तरीके से उसकी वैल्यूज आपके सामने आ जाती है। तो ये एक ग्राफ है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट उसका पता होना चाहिए। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस हो, या बेस या उसका कॉन्जुगेट एसिड हो, उनका एक मिक्सचर होता है। और उस मिक्सचर का फायदा ये होता है कि अगर दोनों चीजों को आप मिक्स करके रख लें तो कोई भी बफर सॉल्यूशन जो है वो रेजिस्ट करता है पीएच चेंज को। फॉर एग्जांपल एसिड है तो उसके अंदर अगर हम अल्कली डालेंगे, अल्कली या बेस डालेंगे, तो क्या होगा कि वो उसको न्यूट्रल करेगा और उसकी पीएच चेंज हो जाएगी। लेकिन बफर जो है वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। इट इज ऑफन नेसेसरी टू मेंटेन अ सर्टेन पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इन लैब और इंडस्ट्रियल प्रोसेस। हमारे इंडस्ट्री में बहुत से प्रोसेस हैं जहाँ पे हम पीएच चेंज अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अगर आप फर्मेंटेशन करवा रहे हैं या कोई और प्रोसेस, तो वहां पर स्लाइड चेंज, दो तरीके होते हैं उसको पीएच को मेंटेन करना। एक तो ये कि उसकी जैसे पीएच चेंज हो ऑटोमेटिकली उसमें और एसिड या अल्कली आ जाए, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम बफर ही यूज कर लें, जो कि स्लाइड चेंज, अगर फॉर एग्जाम्पल एच आइन बढ़ गए या ओ एच आइन बढ़ गए तो पीएच एसिडिक या अल्कलाइन साइड पे ना जाए बल्कि वहीं पे रुकी रहे। या अगर एसिडिक भी है तो एसिडिक में भी चेंज हो, ये नहीं कि पहले 4.5 थी अब 5.5 होगी। तो वो 5.5 और 4.5 बेशक दोनों एसिडिक ही हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट में बड़ा फर्क आएगा, तो वो चीज कुछ की कुछ बन जाती है। इस तरीके से अगर 9 पीएच है तो 10 पे ना चली जाए, है तो दोनों ही अल्कलाइन। तो किसी भी पीएच को एक खास जगह पे रोकने के लिए कि वो उसके अंदर अगर स्लाइड चेंज ऑफ एसिड या स्लाइड चेंज उसके बेस में आ जाए, यानी कि या उसके अंदर स्लाइटली एसिडिक मीडिया कोई ऐड हो जाए या स्लाइटली बेसिक, तो वो वहां पर रेजिस्ट करे। लेकिन ये एक हद तक रेजिस्ट करता है, और जिस हद तक वो रेजिस्ट करता है उसको हम बफर कैपेसिटी भी कहते हैं, कि कितनी कैपेसिटी है उसको बफर करने की। तो ये क्या होता है, बफर सिस्टम आर सिंपली बफर, अ बफर वन विच मेंटेन इट्स पीएच
fairly constant even upon the addition of small amount of acid or base। तो small amount of acid और base को वो resist करे और उसके अंदर कोई चेंज ना आए। ये हैंडरसन इक्वेशन है, इसकी बेस पे हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं। pH इज इक्वल pK प्लस log ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। ठीक है, ये सॉल्ट है जो उसका कॉन्जुगेट, ये HA आपको पता है एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, तो ये बेस ओवर एसिड, यानी कि बेस की कितनी वैल्यू, इन दोनों को हम कितना मिक्स करें कि हमें एक खास pH का बफर मिल जाए। इस इक्वेशन से हम कैलकुलेशन करके बना सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ कंसेप्ट। इसी तरीके से अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है फॉर एग्जांपल और वो डिसोसिएट हो गया, फॉर एग्जांपल 70% डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ पर 0.7 उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, 70% वो बेस बन गया, बाकी वो एसिड रहा, तो 0.3 जो है वो एसिड बच गया उसमें। यानी कि 100% अगर डिसोसिएट हुआ है तो ये 0.1 ये 1 वैल्यू हो जाएगी और ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, 1/0 इन्फिनिटी लॉग ऑफ, तो फिर इस तरीके से pH इज इक्वल टू pKa के बराबर आ जाती है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आता है रिजल्ट ना, तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। इसकी मैं आपको को मैं एक असाइनमेंट भी दे देता हूँ जिसमें आप इस इक्वेशन को यूज करते हुए मुख्तलिफ बफर बना सकते हैं। तो आप अपने तौर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। नेट पे इसके बहुत से न्यूमेरिकल मिले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नेट पे ये लिखें कि मैंने 4 pH का बफर बनाना है तो कौन सी चीज कितनी मिक्स करूं, तो यहाँ पर ये आपके इवन आपके ये जो अगर आप बायोटेक के या बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास आगे कोर्स भी आएगा जिसमें आप ये प्रैक्टिकली बफर को बनाएंगे भी। अब पता नहीं यहाँ पे उस तरह से होता है कि नहीं, लेकिन मोस्टली ये केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी सबके प्रैक्टिकल में बफर सोल्यूशन बनाना होता है। हम केमिस्ट्री में तो करवाते हैं इस चीज़ को, बाकियों का इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि उनके कोर्स कंटेंट्स में क्या है। तो इस तरीके से हम उन चीज़ों को कर सकते हैं कैलकुलेट और हमें पता चल सकता है। इस तरीके से बफर काम कैसे करता है, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को वो रेजिस्ट करता है, तो कैसे करता है, तो वो हम इस पिक्चर से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक बफर बनाया था जिसके अंदर हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड था और अमोनियम क्लोराइड था। अब अमोनियम क्लोराइड पानी के अंदर जब टूटता है तो क्लोराइड और अमोनियम में टूटता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटता है तो अमोनियम और OH में। अब अगर हमने इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला तो एसिड के अंदर आपको पता है H आइन, तो H को आइन को इसका जो अल्कलाइन पार्ट है, ये अल्कलाइन पार्ट था, ये एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस था, ये हम दोनों ने इसको मिक्स करके बनाया। तो ये H जो है ये OH को न्यूट्रलाइज करके वाटर बना देगा, तो ओवरऑल pH चेंज नहीं होने देगा। इस तरीके से अगर हम OH डाल देंगे तो अमोनियम OH के साथ मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा जो कि ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है, तो हमारी pH चेंज नहीं होगी। लेकिन ये एक हद तक, फॉर एग्जाम्पल OH बढ़ते जाए तो ये सारे का सारा खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर OH बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। इस तरीके से अगर हम H डालते जाएं तो OH ही खत्म हो जाए तो फिर वो खत्म वहां पे, यहाँ पर ये जो H को न्यूट्रल करने के लिए OH जब खत्म हो जाएगा तो वहां पर उसकी कैपेसिटी खत्म। इसी तरीके से OH को न्यूट्रल करने के लिए जो पॉजिटिव चीज है कैटाइन है जो एनाइन को न्यूट्रल कर रहा है, अगर वो खत्म हो गया तो तब भी इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो क्या होता है, अगेन हम एसिटिक एसिड और एक और इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि हमने ये देखें एसिटिक एसिड इसी का कॉन्जुगेट बेस है, CH3COO भी हो सकता है, कोई भी कॉन्जुगेट बेस हो सकता है। तो इन दोनों के अंदर अगर हम कोई भी एडिशन करें, जैसे ये था बेसिकली बफर विद इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट, अगर ये दोनों बराबर हैं, जितना कॉन्जुगेट एसिड है उतना ही, तो अब अगर हमने इसमें एसिड डाला तो ये क्या होगा, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा एसिडिक और अल्कलाइन पोर्शन नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर इस बराबर हो, हमने अल्कली डाल दी OH, तो क्या हो गया, अल्कलाइन पोर्शन ऊपर जाना शुरू हो गई, वो ये अल्कलाइन पोर्शन है, और एसिड पोर्शन नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें जो है वो उस साइड पे जाती हैं, हमने क्या करना होता है इसमें, इस चीज को रोक देना होता है। किसी का कोई क्वेश्चन